दो प्रकाश की अलग अलग ब्रांचेस हैं और उनमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने अच्छे से आपको समझाया था। प्रकाश क्या है ये बताया था, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है वो भी बताया था, ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है इस बात तक हमने आपको बता दिया था, इस बात तक चर्चा हो चुकी थी। आज उसी के आगे बात रहने वाली है प्यारे बच्चों कि दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज है लेक्चर नंबर 2 और सभी का स्वागत करते हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा और साथ में हमारे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उन्हें नोट करते हुए चलिएगा। तो नमस्कार, नमस्तुभ्यम, आभार, अभिनंदन, सुस्वागतम, आप सभी प्यारे प्यारे टीपू सुल्तानों का स्वागत करते हैं। आगाज है आप सभी का। हाँ, बिल्कुल सर, क्लास सर क्या आपकी इधर लाइट है? हाँ, लाइट तो आ रही है। मुझे पता है बच्चों, कल थोड़ा सा मुझे कम बच्चे दिख रहे थे। मुझे पता था कि कल टारगेट बोर्ड के बच्चों में बड़ा दम है, वो 1000 प्लस ले जा सकते थे, लेकिन मैंने टारगेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कई जगहों पर गांवों पर लाइट ही नहीं थी, इतनी तेज हवाएं चल रही थी पूरे बिहार क्षेत्र में, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत थी। खैर कोई बात नहीं, आप सभी का प्रेम और सपोर्ट बस पढ़ने के लिए होना चाहिए, आप कभी भी बाद में देखें। बाकी हमारा तो मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी का स्नेह ही बहुत है। प्यारे बच्चों, हम लोग जो चीज डिस्कस कर रहे थे आज उसके आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन समझ लिए थे, समतल दर्पण के हिसाब से आज थोड़ी बहुत चर्चा और भी करेंगे, दर्पण पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो समझिए कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं जिनको आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, फिर भी आज उसका रिवीजन हो जाएगा और वो सारी चीजें इंटर में भी है, तो पढ़ना तो है ही, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी कॉपी और पेन उठा लीजिए और साथ साथ हमारे नोट बनाना शुरू कीजिएगा, साथ साथ हमारे नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा, है ना, हमें अच्छा लगेगा। पहले बच्चों, कल हमने क्या क्या बात करी थी, थोड़ी सी बात बता दूं, थोड़ी सी बात चर्चा मैं कर दूं। कल मैंने आप सभी को बताया था प्रकाश क्या होता है, जिसे हम लोग प्यार से लाइट बोलते हैं। व्हाट इज लाइट? तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके रूप में ये चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग के रूप में चलता है। इसमें होती क्या है? इसमें होती है ऊर्जा। इसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इसमें होती है ऊर्जा। ये हमें इसका अगर हम कहें, ये हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में क्या दिखता है? तो विबग्योर दिखता है भैया, यही है प्रकाश। ये जो 7 रंगों की एक सीरीज मिलती है, जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, 7 रंगों का जो क्रम दिखता है प्यारे बच्चों, यही टोटल 7 रंग, ये किसमें छिपे होते हैं? तो सभी बच्चों का जवाब आएगा सर, ये श्वेत प्रकाश में होते हैं, जो कि सिंपल सा सूर्य का प्रकाश है। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश में छिपे ये जो रंग हैं विबग्योर, ये 7 रंग को विभक्त किसने किया था? तो प्रिज्म की सहायता से सर आइजैक न्यूटन ने। सिंपल सा है, कल का हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बस, ठीक है। तो इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, 7800 एंगस्ट्रॉम तक, यही होता है श्वेत प्रकाश, यही है विबग्योर का। और ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। प्रकाश कैसे चलता है? तो सभी बच्चे का कमेंट था, एक बच्चे का कमेंट यही आएगा कि सर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके प्रकाश के गमन पथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। एक लाइन से सारी बात समझते जाइएगा, किरण बोलते हैं। इनका समूह क्या होता है? किरणपुंज होता है, ठीक। इसका ये जो इसका प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सारी चीजें आप सभी की क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इनसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, या किसी को आपको प्रकाश के बारे में लेक्चर देना हो तो बता सकते हैं। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा विकिरण कह सकते हैं, विकिरण ऊर्जा, ठीक है। विकिरण क्या है? तो जिस प्रकार ये चलता है तो विकिरण कहते हैं, ठीक है। विकिरण ऊर्जा, किस प्रकार की ऊर्जा? तो विकिरण ऊर्जा, किरणों के रूप में ये चलता है प्रकाश, इसलिए इसका नाम दिया गया इसकी ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा भैया। तो ये विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये चलता है। विबग्योर मतलब इसमें 7 अवयवी रंग होते हैं, ये 7 अवयवी रंग होते हैं, जिसे हम श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट कहते हैं। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किरणों के रूप में सीधी रेखा में चलता है। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में लगभग होता है। दैट्स क्लियर सर। ये सारी बातें सर कल आपने मुझे अच्छे से बताई थी, ठीक है सर। सॉरी सर, क्लास आने में लेट हो गया, कोई बात नहीं, अब तो सही हो, किसी को भी एक भी डाउट नहीं रहेगा। एक सिद्धांत अभी आप लोगों के डाउट सेंटर में ये चैप्टर चढ़ेगा, क्या? चैप्टर 9, लेकिन 9 चैप्टर का एक भी डाउट नहीं आएगा। बोलो तैयार हो? जो भी डाउट होगा आज हम लोग यहीं पर हर एक लेक्चर में यहीं पर क्लियर करेंगे, और जिसका डाउट आया वहां पर मैं समझ जाऊंगा कि वो बच्चा लाइव नहीं देखता है। आप लोगों के पास चुनौती आ गई, जो भी डाउट होगा हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सर एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा? एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर, मतलब ये दूरी का लंबाई का मात्रक है। अगर कहीं पर आ जाए कि एक प्रकाश वर्ष का, ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो कभी नहीं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये ऑप्शन में पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये दूरी का मात्रक है या लंबाई का मात्रक है? दूरी या लंबाई का क्या है? मात्रक है बच्चों, कभी भूलिएगा नहीं। ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। कई बार बच्चे क्या होता है, क्या टिक कर देते हैं, वहां पर चारों ऑप्शन में दिया रहता है प्रकाश, एक जगह पर प्रकाश ऑप्शन में दे देगा, एक जगह द्रव्यमान दे देगा, दूसरी जगह दूरी दे देगा, और चौथी जगह ऊर्जा दे देगा। अब कहेगा ये किसका मात्रक है, तो वहां पर कई बच्चे प्रकाश रख देते हैं, मतलब ये मात्रक प्रकाश का मात्रक है, प्रकाश वर्ष ना। प्रकाश वर्ष दूरी या लंबाई का मात्रक है। क्या होता है प्रकाश वर्ष? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा, जैसा कि नाम है प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश कितना, चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी चाल से प्रकाश, मतलब यही लाइट,
प्रकाश, सूर्य का प्रकाश 1 वर्ष में इतने चाल से जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 3 × 10⁸ में 1 वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और फिर क्योंकि सेकंड तक लाना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। ये सारी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1 प्रकाश वर्ष की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए? क्या आप किसी को यहां तक की कोई डाउट नहीं होगा? आप तो सर पोल खोल रहे हैं, बिल्कुल पोल खोल रहे हैं, पोल खोल देंगे। कोई भी डाउट अगर दिखा मतलब वो लाइव क्लास नहीं कर रहा है, उसको उसमें सीधे डाउट में यही लिखे मिलेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जब समय होता है तभी डाउट क्लियर होते हैं। आप लोग परेशान नहीं होइएगा, अभी रिवीजन होगा, सारे डाउट वो भी क्लियर हो जाएंगे जो बच्चे बाद में भी एडमिशन लिए हैं। अभी क्रैश कोर्स की सारी चीजें चलेंगी, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल डाउट तो आपके क्लियर किए जाते ही हैं। आपको सही गाइडेंस परामर्श वहां पर दे दिया जाता है कि आप खुद हल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप फार्मूला इस चैप्टर में जाके देख लीजिए, वहां पर परामर्श आपको सही दिया जाता है। अब प्यारे बच्चों प्रकाश की बात हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने ये बताया था कि इस प्रकाश का अध्ययन जो है हम प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। 2 पार्ट में इसको पढ़ना है, एक है किरण प्रकाशिकी, एक है किरण प्रकाशिकी, और दूसरा क्या रहेगा बाबू? दूसरा रहेगा तरंग प्रकाशिकी। दूसरा रहेगा तरंग प्रकाशिकी। ध्यान से सुन लो, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग इस चैप्टर से आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर से 20 नंबर के बीच में पूछा जाएगा, इतने क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर के लिए ना पढ़िए, अभी समय आएगा नंबर के लिए। मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि इंटरमीडिएट में इतने नंबर लाने का सपना देखिए, लेकिन वो मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप ज्ञानार्जन करें। ठीक है, रट के नहीं 90% लाने हैं, 95% लाने, ज्ञानार्जन करके। क्योंकि ज्ञान प्यारे बच्चों बेकार नहीं जाएगा। आप इंटरमीडिएट में भले कम नंबर लेकर के आएंगे, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अन्य एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बेहतर होगा। आपके सोचने व समझने की क्षमता बहुत अलग होगी। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। प्यारे बच्चों जो तरंग प्रकाश की होगी, यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे। ठीक है, यहाँ न्यूटन सर को भी आप पढ़ोगे, न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत। यहाँ पर हाइगेंस सर को भी पढ़ेंगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ तरंगाग्र आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी ज्यामिति पर आधारित है। ठीक है, सारी की सारी प्रोसेस ज्यामिति की आधारित है। पूरी की पूरी गणना ज्यामिति के आधार पर की जाएगी, अर्थात प्रिंसिपल कम होंगे, सिद्धांत कम होंगे। जो ज्योमेट्री आपने पढ़ी है कि ये ट्रिग्नोमेट्री बन रही है, ये मतलब सॉरी ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, यहाँ चतुर्भुज बन रहा है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये बाएं पक्ष की दूरी है, ये दाएं पक्ष की दूरी है, ये ऊपर वाई अक्ष की दूरी है, ये वाई अक्ष नीचे की दूरी है, कब धनात्मक कब ऋणात्मक, बहुत सारी बातें आएंगी जो आप लोग ज्यामिति के अंतर्गत होगा। लेकिन तरंग प्रकाश की टोटली प्रिंसिपल बेस्ड होगी, सिद्धांत होंगे वहां पर पढ़ना हो। हम लोग कल पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। देखो रिवाइज करते जाना, क्योंकि अभी इस चैप्टर की शुरुआत है। बहुत से बच्चे हो सकता है कल क्लास ना कर पाए हूं, आज लाइव में देख लीजिए रिवीजन में जल्दी से। प्रकाश का परावर्तन है ना, बताओ जल्दी से, कितनी जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं, लेकिन समझ में एक एक बात आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन बड़ा सिंपल सा है। गुरुजी आप तो कहते हैं क्या परावर्तन में कि सर ये कोई भी तल है, ठीक है, ये परावर्तक तल है, और इस परावर्तक तल पर कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हुई, इस बिंदु पर आपतित हुई, और प्यारे बच्चों जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी बिंदु से परावर्तित होकर के उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। ध्यान से सुनना, परावर्तन की परिभाषा यही तो बताई गई थी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर हमें डिजिटल बोर्ड आंखों से दिखाई दे रहा है, मतलब प्रकाश की ढेर सारी किरणें आई होंगी, ज़ूम ज़ूम हमारी आंखों में आ रही हैं, तब ये चित्र हमारी आंखों में प्रतिबिंब बन रहा है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से कुछ सिग्नल जाते हैं दिमाग में आता है भैया ये किरण है, हमारा दिमाग तुरंत जवाब देता है, बड़ा फास्ट करता है। अच्छा प्यारे बच्चों, तो ये जो रे आई थी ये थी आपतित किरण, जिसे हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हो, आपतित किरण लिख दो, बहुत है, इतना आपके पढ़ने के लिए बहुत है, सुनने के लिए इंसिडेंट रे भी सुन लो। ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब एक चीज की गणना के लिए कि परावर्तित किरण किस एंगल में मुड़ी, आपतित किरण किस एंगल पे आई, इसको मापने के लिए प्यारे साथियों इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब हम लोग खींचते हैं। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है, ये होता है नॉर्मल, जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब उसी बिंदु पर होता है जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हुई। एक ही नहीं, मैं कहता हूं बहुत सारी किरणें आपतित हो सकती है, लेकिन मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूं। तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। नियम क्या है? तो आपतन, पहला नियम तो यही है कि आपतन बिंदु, वो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो पहला नियम तो ये हो जाता है। दूसरा नियम क्या बताया गया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को इस पे डाउट था कि सर आप जो ये बताए हैं इस प्रकार से प्रकाश किरण इंसिडेंट हुई, आप जो ये बताए कि किसी समतल दर्पण पर मान लो, सतह पर ऐसे समतल दर्पण मानो, या कोई भी परावर्तक तल हो सकता है, चिकना तल, उसमें प्रकाश किरण अगर इस प्रकार से आपतित होगी तो गुरुजी क्या होगा? ध्यान से सुनो। देखो यहां पर प्रकाश किरण कोई ना कोई एंगल अभिलंब से बना रही है, लेकिन अगर प्रकाश किरण अभिलंब से एंगल ना बनाए बल्कि अभिलंब के समांतर आपतित हो, भाई इस तल पर अभिलंब, अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा क्या? ओहो, चलो देखो समझाते हैं फिर से। ये प्यारे बच्चों परावर्तक तल, आप देखो वैसे समझा दिए थे तो कम समझ में आया होगा, आप समझो।
ये जो प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई, ये जो प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई, मैं एकदम अभिलंब, जैसे अभिलंब खिंचता है ना वैसे ही प्रकाश किरण आपतित करा दूं। ये देखो प्रकाश किरण आपतित हो गई। तब प्यारे बच्चों घटना ये घटित होती है कि प्रकाश किरण अगर पूरा परपेंडिकुलर तल के आएगा तो इसका मतलब है हम यहां पर अगर इसी बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे तो उसी के समांतर ही तो रहेगा। परावर्तित किरण सर फिर कैसे जाएगी? पार तो जाएगी नहीं, क्योंकि पारदर्शी तल है नहीं, वो तो अपवर्तन की घटना होती है। अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी प्रकाश किरण, अगर अभिलंबवत गिरती है आपतित किरण तो उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। प्यारे बच्चों ये होता है परावर्तित। ये परावर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस घटना में भी कोण I बराबर कोण R बराबर 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि अभिलंब से कोई कोण नहीं बन रहा है, अभिलंब भी इसी के ऊपर ही है। मैं उसे दिखा नहीं सकता, दर्शा नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर ही तो बनाएंगे अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समांतर हो जाएंगे। इस दशा में कोण I बराबर कोण R बराबर 0 डिग्री। ये प्यारे बच्चों नोट पॉइंट में मैंने कल आपको बताया था, नोट पॉइंट में मैंने कल आपको बताया था। ठीक है सर, फिजिक्स में इतना डेरिवेशन है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें? इतना लगाओ, इतने डेरिवेशन करो, इतनी बार करो, इतना बार करो कि डेरिवेशन कंफ्यूज हो जाए कि जब देखो सोते उठते हमें लगा डालता है। हाँ? ये सोता है तब हमें याद करता है, उठता है तब हमें याद करता है, डेरिवेशन कंफ्यूज हो जाए। डेरिवेशन अपने बगल वाले डेरिवेशन कहे भाई तुम एम्पियर के परिपथीय नियम वाला मैं हूं और तुम बायोसेवर्ट नियम वाले, तुमको कभी इसने याद किया कि नहीं याद किया? अगर भाई ये बड़ा खतरनाक आदमी है, 4 बार मुझे याद कर चुका है, ये नाम ही नहीं ले रहा है। 4 मैं बोला कि भाई मैं आ चुका हूं तुम्हारे दिमाग में, फिर भी पढ़ रहा है। इतना पढ़ो कि कंफ्यूज हो जाए यार, क्या बात करते हो? सर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती हैं उसे मूल बिंदु भी कह सकते हैं क्या? नहीं, मूल बिंदु नहीं कहते हैं उसे, ये बिंदु माना आपतन बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु ये बोला जाता है। यही परावर्तित बिंदु भी है। ठीक है, अभी हम लोग दर्पण में पढ़ेंगे कि जहां पर मुख्य अक्ष काटता है दर्पण का तो वो ध्रुव होता है। ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो और क्या बात हुई थी कल? और क्या बात हुई थी? प्रतिबिंब की बात हुई थी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन भाई जी मैंने कल बता दी थी इमेज की। आज मैं प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बात करूंगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज। चलो अब आज का टॉपिक अब शुरू हो रहा है ना। आज की जो हम लोगों की पढ़ाई है वो अब कंटिन्यू आगे बढ़ने जा रही है। बिल्कुल समझ गए? प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब आज की पढ़ाई आगे के लिए कंटिन्यू होने जा रही है। अभी तक रिवीजन चल रहा था। कितने मिनट हुआ है? लगभग 20 मिनट हो गए हैं, लगभग 20 मिनट हो गए। कोई बात नहीं, चैप्टर की शुरुआत है। ठीक है सर, क्रैश कोर्स नवंबर में आएगा कि अक्टूबर में? क्रैश कोर्स नवंबर लास्ट में आएगा। 1 दिसंबर से, सॉरी 1 दिसंबर से 15 नवंबर से लगभग शुरू होगा। 15 नवंबर से लगभग आपका क्रैश कोर्स शुरू होगा, या 1 नवंबर से, जो भी होगा बताया जाएगा जरूर, लेकिन नवंबर में शुरू होगा हर हाल में। ठीक है बच्चों? सर आप क्यों नहीं सुनते? भैया सभी के सुनते हैं, नाम नहीं लेते। ठीक है, सभी के सुनते हैं। अब आपको तो पता चल गया कि आपका कमेंट पढ़ लिया। प्रतिबिंब इमेज ये बताया था कि किसी एक वस्तु से, मान लो ये गोलू है। ठीक है, ये गोलू है, गंदा सा गोलू, और गंदा संदा रहता है। इसको मैंने इतनी बार बोला है कि सही से रहा करो, लेकिन ये है ना मानता नहीं है। ये गंदा सा गोलू, और ये गोलू जो है ना ये बहुत गंदा आदमी है। ये बहुत गंदा आदमी है, क्या बताएं इसके बारे में हम। आप लोग इसकी कहानियां सुन लोगे ना, कहोगे सर बहुत गंदा इंसान है, बहुत नन्हा बच्चा है, खत्म, बहुत परेशान करता है। ये गोलू है, और ये गोलू का अगर कहीं पर इमेज बन रहा है, ये गोलू अगर सामने अपने आप को देख रहा है, तो कहीं से टकरा करके परावर्तित किरणें गोलू के पास गई, गोलू से इधर गई। ठीक है, तो इसको कोई भी वस्तु, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ध्यान से सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, प्यारे बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, मान लो, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की रेज कहां जाएंगी? इसकी आंखों पर जाएंगी। ये ऑब्जेक्ट की रेज कहां जाएंगी? इसकी आंखों पर जाएंगी। ये वस्तु को देख रहा है, तो इसकी आंखों में क्या बन रहा है? इसका इमेज। प्रकाश किरणें कहीं से आई होंगी। ठीक है, प्रकाश किरणें कहीं से आई होंगी। ये सूर्य का प्रकाश है प्यारे बच्चों, ये सूर्य है, और सूर्य के प्रकाश से ये किरणें यहां पर गई होंगी, और ये किरणें परावर्तित होकर के गोलू की आइज में गई। गोलू की आइज मतलब गोलू की आंखों में गई। तो गोलू की आंखों में इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। यहां से उठ के वस्तु उसके पास थोड़ी चली गई, वस्तु तो वही है, आंखों में क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की परिभाषा हमने क्या कही थी कि जब किसी एक वस्तु से, जब किसी वस्तु से प्रकाश चलकर, या प्रकाश का परावर्तन होकर के, या प्रकाश किरणें परावर्तित होकर के किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये सर क्या है? मिलती हुई प्रतीत होना क्या शब्द है? वो भी अभी आगे समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं, अभी इंतजार कीजिए। तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। डिफिनेशन कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सर पेट में लिखिए गोलू। बोलो, समझ में आ गया? प्रतिबिंब क्या है? सीधी साफ बात है, जब प्रकाश किरणें किसी एक वस्तु से टकराकर परावर्तित होती हैं, और मैंने ब्रैकेट में लिखा था या अपवर्तित होती हैं। जब प्रकाश किरणें किसी एक वस्तु पर टकरा करके परावर्तित होकर के किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर, जहां पर मिल रही हैं, उस बिंदु को, जहां पर मिल रही हैं, उस बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो प्यारे बच्चों, ये है प्रतिबिंब। इसका बात ही आगे। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? सबसे बड़ी बात, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार बहुत बड़ी जानने वाली चीज है।
प्रतिबिंब के प्रकार क्या होंगे? तो गुरुदेव आप हमें ये बताने का कष्ट करें कि प्रतिबिंब के प्रकार क्या होंगे, जल्दी से बताइए। तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब दो प्रकार का होगा, ध्यान से सुन लो। आगे चलें क्या? अच्छा यहीं पर समझो, यहीं पर समझो। ओहो हो, चलो अच्छा रुको रुको, एक सेकंड। मैं इसे क्या करता हूँ ना, इसको मैं ना को मैं दूसरी जगह शिफ्ट करता हूँ, तो छोटा भी कर देता हूँ। चलो तुम लोग छोटे हो जाओ, इधर आने का। चलो बेटू, इधर को मच नहीं करने का। अभी तुम लोगों को मैं ऐसा चीज दिखाएंगा कि तुम लोग बोलेगा इधर को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। प्रतिबिंब इमेज का सब हमारा तो समझ में आ गया, बात यहां पर अटकी है कि सर प्रकार बता दीजिए, प्रकार बताइए। आइए प्रकार समझते हैं। प्रतिबिंब प्यारे बच्चों कितने प्रकार का होगा? तो आपका जवाब आएगा सर 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया भैया वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। वहीं पर प्यारे बच्चों दूसरा प्रकार होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। बात समझ में आई? ये होता है प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। अभी कहानी समझ में कब आ रही होगी कि वर्चुअल इमेज और आभासी, मतलब आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब। जब किरणें एक वस्तु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वो ठीक है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन आभासी रूप में कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर प्यारे बच्चों होता है क्या? आभासी प्रतिबिंब। मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं है, रियल में नहीं। आइए समझते हैं, कहानी समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सही लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ, आभासी को काल्पनिक कह सकते हैं। वेरी गुड, शानदार। ये रहा, ये उसी में कोई भाई लोग है, इसी में कोई भाई लोग है जो सही बोल रहा है। बिल्कुल सर, आभासी को काल्पनिक भी कह सकते हैं क्या? बेड़ू बिल्कुल सही बोल रहा है, तो बिल्कुल सही कहा। क्या आभासी को क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक बोल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मैं ऐसा बोल दिया हूँ, ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेता हूँ। हाँ, ये बॉम्बे वाली भाषा का प्रयोग कर लेता हूँ बीच बीच में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कभी मैं शेर खान बन जाता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी मैं बबलू डब्लू बन जाता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी होता है। क्या होता है, कभी हम भी पढ़ाते पढ़ाते बोरिंग होने लगता है। ये पढ़ाएं, कितनी बार पढ़ाएं, 5 साल 7 साल से पढ़ाई रहे, कितनी बार पढ़ाएं। इसलिए इंटरेस्ट लाने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ बातचीत जरूरी है। ठीक है, चलो बात करेंगे प्यारे बच्चों की वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। लिखना शुरू करेंगे, इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन। पढ़िए तो कंप्लीट, मजा आना चाहिए। सीखने की कोई भी चीज मिले, सर बुक में तो आभासी प्रतिबिंब तुरंत समझा दिए हैं, बस लिखिए डिफिनेशन समझो। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से, किसी बिंदु वस्तु बोल सकते हो या केवल वस्तु बोल सकते हो। ठीक है, वस्तु केवल बोलें, बुक में हो सकता है लिखा हो बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु का मतलब होता है पॉइंट इमेज। जो भी वस्तु माना जाएगा उसे बिंदु के रूप में माना जाएगा। इस पूरी किरण प्रकाश की में वस्तु को एकदम पॉइंट के रूप में माना जाएगा। वस्तु मतलब कोई बॉक्स नहीं, वस्तु मतलब डिजिटल बोर्ड नहीं, वस्तु मतलब आनंद सर नहीं, एकदम पॉइंट। आनंद सर है तो बिंदु के रूप में है, मेरी प्यारी बिंदु। डिजिटल बोर्ड है, बिंदु के रूप में। आज मेरी बिंदु का ही प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से टकराकर परावर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन लिख दें, परावर्तन या अपवर्तन लिख दें, ठीक रहेगा ना? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो इसे बिंदु वस्तु का, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, बिंदु वस्तु का, ये नहीं कि कह दो इस बिंदु का, उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जी गुरुजी। मतलब प्यारे बच्चों, कहीं पर अगर वास्तविक रूप में मिल रही है, जैसे ये बॉक्स रखा हुआ इसको गोलू देख रहा है, तो वास्तविक रूप में मिल रही है, दिख रही है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब बात ये आती है कि सर वास्तविक प्रतिबिंब होते कैसे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे ना, वो उल्टे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? उल्टे बनेंगे, उल्टे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या होगी? ठीक यही पूरी डिफिनेशन। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से, जब प्रकाश किरणें
प्रकाश किरणें, ध्यान से देखो, अपने मन से लिखो, इस डिफिनेशन को मेरे साथ साथ लिखो। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से टकराकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, वास्तविक रूप में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ही लैंग्वेज। जब प्रकाश किरणें, अगर प्रश्न आएगा कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वो वास्तव में पूछा गया प्रश्न है और जानना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप 12th को अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप 10th वाले बच्चों को आराम से खुल करके पढ़ा सकते हो, मस्त से। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट ज्यादा है, आप ज्यादा जानकारी प्राप्त किए हुए हो। सोचिए, अगर आपके घर की स्थितियां कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है और आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो कि घर वालों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपके अंदर सोच और लगन बहुत है, तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। जब इंटरमीडिएट पास कर लेंगे, ग्रेजुएशन में कहीं इंटर करेंगे, कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कहीं पर पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, तो साथ ही, क्योंकि वहां पर फिर लेक्चर टाइम टू टाइम होते हैं, आप कहीं पर एब्सेंट है कैसे, कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सुबह और शाम आराम से कोचिंग या ट्यूशन पढ़ा करके आप खर्च निकाल सकते हैं, और अगर अच्छा ज्ञान रहेगा तो अच्छा पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि सभी लोग को जरूरत है भैया, आसपास पड़ोस गली में कि कोई समझाने वाला, पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए, और पढ़ा लेते हैं तो एक हुनर भी बन जाएगा, ये अच्छी स्किल आ गई, आप चीज़ों को बहुत अच्छा से समझा देते हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल वे में परिभाषा बना देते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हो सकता है आप जो फील्ड सोच रहे हो, आपकी टीचर ही कोई फील्ड अच्छी बन जाए, आपके अंदर वही हुनर निकल के आ जाए। भाई आप अच्छा डांस नहीं कर पा रहे थे, अच्छा सोच नहीं पा रहे थे, मैकेनिकल नहीं इंजीनियर बन पाए, आप इलेक्ट्रिकल नहीं बन पाए, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आपके अंदर छिपा था गुड टीचर वाला, या आप डॉक्टर मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं, बनते नहीं है, आप बनाते हैं, तैयार करवाते हैं, आप एक टीचर बन गए। समझ रहे? तो प्यारे बच्चों, ये चीजें हैं कि आप हर चीज को, ज्ञान को पढ़ो जरूर अच्छे मन से, क्योंकि उसका यूज कहीं ना कहीं आएगा। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु, वैसे ही लिखनी है, एक बार बना दिया, एक बार मेहनत कर दिया सोचने में, तो दोबारा क्यों करना, है ना। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से टकराकर, अच्छा शब्द पढ़ने में आ रहे हैं कि नहीं? मेरी राइटिंग इतनी गंदी तो नहीं है, हालांकि मुझे अर्जुन पुरस्कार देने के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं चाहिए, राइटिंग के लिए क्या मांगे। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु वस्तु से टकराकर परावर्तन या, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं सोचेगा कि आप पूछने लगे कि सर अर्जुन पुरस्कार के लिए कब आपको बुलाया गया। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या किसी बिंदु पर, यहां पर मिलती है, वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर ना, तो किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती है, नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस बिंदु को, ऐसा भी लिख सकते हो, तो इसे बोल के, या इस बिंदु को, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, बात समझ गए बच्चों? बात समझ गए? एक एक बोलिए। देखिए, अगर नोट करने का समय हमारे साथ आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में नोट करिएगा, लेकिन समझने में फोकस कीजिए। कॉपी पेन साइड में रखिए केवल, हमेशा जब भी हम कहें तो साथ में नोट्स वो बनाइए जैसे ये चीज हो गई, इतना इतना हो गया, ये छोड़ दीजिए, बाद में समझिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा इसको। लेकिन ये तो पॉइंट हो गया कि ये चीजें नोट कर पाए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें तो तुरंत लिख जाती होंगी। हेडिंग तो आप रफ कॉपी में नोट करते हुए चलो, अपने फेयर कॉपी में हेडिंग डालते चलो, ये चीजें बाद में नोट कर लेना उसी के नीचे, इतनी तो अनुमान होना चाहिए कि 5 लाइन में आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आप भी ऐसे लिखें, आप भाई बढ़िया से प्रतिबिंब लिखिए। ठीक है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग डाल के पूरा वास्तविक प्रतिबिंब लिखिए, फिर आभासी प्रतिबिंब हेडिंग डाल के पूरा लिखिए। जरूरी नहीं कि मैं जैसा लिख रहा हूं, मेरा तो आपको समझाने का एक तरीका हो गया, एक लिखने का तरीका हो गया, इंटरेस्टिंग वे में बनाना। अच्छा, ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो ये प्रतिबिंब होते हैं सीधे। ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो बिल्कुल सीधे प्रतिबिंब होते हैं। सर वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है ना? नहीं, वस्तु के बराबर भी बनता है। ठीक है, लेकिन ये चर्चा अभी हम आगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जब करेंगे तब समझाएंगे। अभी मैं ऐसा नहीं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठने लगेंगे कि सर बड़ा क्यों बनता है, छोटा क्यों बनता है, वो सारा किरण आरेख में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एक प्रोसेस में चल रहा हूं, मैं एक प्रोसेसिंग से आपको सारी चीजें पढ़ाते हुए चल रहा हूं। सीधा या सीधे इमेज बनते हैं? सीधे। वेरी गुड, हम अपने मन से लिखते हैं। वेरी गुड, क्या समझ गए इतनी बात? आगे बढ़े, प्रतिबिंब का सारा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, ओके ओके, सीधा, हाँ सीधा लिख सकते हैं, सीधे लिखिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण सर जो हम लोग घर में देखते हैं वही? जी हाँ, मिरर। प्यारे बच्चों, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, आसान होगा, मस्त टॉपिक होगा। सर अभी तक हम लोग मिरर को ना शीशा बोल रहे थे, अपने घर का शीशा, आईना। ठीक है, आईना बोल रहे थे, आपने मुझे बता दिया दर्पण। अब कल से हम यही बोलेंगे अपने घर पे, दर्पण देखना है मम्मी, है ना। दर्पण की बात करते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है? अब दर्पण क्या होता है? पहले तो ये एक ऐसा चिकना तल, एक ऐसा तल, एक ऐसा कांच का तल जिसके एक सिरे पर कलई लगी हो,
कलई लगी हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर कलई क्या है? कलई मतलब पेंट है, एक गड्ढे कलर का पेंट किसी उस पर कर दिया जाए, कोई कह सकते हैं पन्नी, कलर वाली पन्नी चिपका दी जाए, तो वो कांच क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। तो एक ऐसा कांच का तल जिसके एक सिरे पर कलई लगी हो, दर्पण कहलाता है। अब दर्पण की डिफिनेशन नहीं आएगी बाबू, परेशान ना हो कि सर दर्पण और अच्छे से समझा दीजिए, इतना सब बहुत काफी। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। सर लेंस भी पढ़ेगा? अरे लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है, लेंस तो पढ़ाएंगे ही। दर्पण तो आपका हाई स्कूल का है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, क्यों? हम नहीं चाहते आपका बेसिक कमजोर हो, बेसिक भी अच्छा रहे, इस वजह से। दर्पण के प्रकार बात करते हैं, दर्पण के प्रकार के, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार क्या है? तो सबसे जरूरी चीज अगर दर्पण के प्रकार है तो आइए बताते हैं आपको कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो प्यारे साथियों, दर्पण के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो एक तो होते हैं समतल दर्पण, एक होता है, एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरे होते हैं प्यारे बच्चों, एक समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। प्लेन दर्पण तो समतल दर्पण तो इकलौता है अकेला जो आप लोग दैनिक जीवन में घर में अपना ये भारी भरकम थोपड़ा देख रहे हो, अपना सुंदर सा खूबसूरत चेहरा देख रहे हो, जिसे आप देख करके खूब इतराते हो, हाँ ना खूबसूरत चेहरा है हमारा। लेकिन एक बात याद रखना, आप अपने लिए खूबसूरत हो या ना हो, आप अपने माता पिता के लिए बहुत खूबसूरत है। हमेशा आपकी माता जी, आपके पिताजी आपका जब बचपन में छोटे थे ना, तो आपको काला टीका लगाती थी। वो काला टीका इस वजह से लगाती थी ताकि मेरे बेटा को, मेरी को नजर न लगे किसी के। सबके लिए खूबसूरत होता है, होना भी चाहिए। इतना प्यार होता है ना एक माता पिता को अपने बच्चे से। कुछ पहले अगर परिस्थितियां ऐसी आई ना तो वो सामने आना चाहती, लेकिन वो उस बचपन में आपको वो सारी बातें भूल गए होते हैं। आप जब बड़े होते हैं तो लगता है मेरा डिसीजन अहम ब्रह्मास में बदलने वाला नहीं है, हम मम्मी वहां पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, हम ऐसा करेंगे तो करेंगे। आप उन बातों को भूल चुके हो, प्लीज कभी भी ऐसा नहीं करें। आपको जब भी लगे तो एक बार सोचिएगा, बचपन में जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, जिन हाथों ने पकड़ करके, जिन्होंने दिशा दिखाया, जिन्होंने इस लायक बोलने लायक बताया, क्यों अब हम वैसी बातें करें जिससे दिल को ठेस पहुंचे? कभी नहीं। राम जी जैसा सोचिएगा, चले गए 14 वर्ष के वनवास के लिए, पिताजी ने आज्ञा दी, जा रहे हैं, अरे गर्दन मांगोगे गर्दन काट के दे, लेकिन कभी माँ बाप ऐसा करेंगे नहीं। उसके पीछे का कारण भी देखिए क्या था, तो उसके पीछे का कारण भी क्या था। अगर कैकेयी को भी वहां पूरा कहा जाए तो कैकेयी की भी ममता अपने भरत के लिए थी, मेरा पुत्र राज दरबार में पहुंचे। बहुत सारी बातें प्यारे बच्चे होती हैं, तो कभी भी इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। लाइफ में कुछ करना है इतना सोच लो बस, वो मम्मी पापा के लिए करना है, अपने लिए करना है। मम्मी पापा के लिए करोगे मतलब खुद के लिए कर ही रहे हो, बात खत्म। आप मान बन जाओ तो मम्मी पापा खुद आपको कहेंगे बहुत मेरे लिए हो गया, बस यही सपना था, समझ गए? सर प्रिंस सर कैसे? प्रिंस सर बिल्कुल अभी ठीक हो गए हैं, मतलब अब हाथ में वो दर्द नहीं है, बहुत पूरा शरीर खिंचा हुआ था उनको, मतलब अगर बैठे हैं तो ठीक, और उठते थे तो जैसे लग रहा था कि धक्का कोई दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ में स्ट्रेच आ गया था और चलाते गाड़ी चलाते टाइम पूरा शरीर खिंच गया था, खिंचाव पूरा गर्दन में आ गया था बाइक की वजह से। खैर कोई बात नहीं, अभी ठीक होकर के आपकी क्लासेस जल्दी वो रन करेंगे। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण प्यारे बच्चों स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के कौन कौन होते हैं भैया? ये मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि टाइम भी कितना है, क्योंकि हर टाइम में मुझे चीज कवर करनी है। गोलीय दर्पण प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अवतल दर्पण, अवतल, और क्या होता है? उत्तल। अवतल और उत्तल। अवतल की बात करेंगे तो क्या होता है? कॉनकेव बोलते हैं इसको इंग्लिश। उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं। अवतल और उत्तल। अब ये बनते कैसे हैं, कैसे होते हैं, सारी बातें हम लोग क्लियर करेंगे आज के आज। तो दर्पण में आगे बढ़ने से पहले क्या आप लोग मुझे कंफर्मेशन दोगे कि सर आज की जितनी बातें दर्पण से संबंधित अभी तक हुई समझ में आ गए? ये गोली दर्पण क्या होते हैं? तो खोखले गोले का कटा हुआ भाग, यहां पर लिख दें, परिभाषा लिखने गोली दर्पण कहते हैं, किसे कहते हैं ये नहीं लिखने के लिए, ये हाई स्कूल में था, लेकिन अभी क्या, तो खोखले गोले का, किसी भी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, कटा हुआ, ठीक है बच्चों, कटा हुआ भाग। क्लियर? यस सर, याद है सर, मत लिखिए, वेरी गुड। तो इतनी बातें अगर क्लियर होगी, अब आगे बढ़ेंगे। अवतल और उत्तल से संबंधित गोली, सरफेस और वक्रता, त्रिज्या वगैरह तो सब समझ में आ जाएगा। समतल दर्पण की कुछ बात कर लेते हैं और फिर आगे गोली दर्पण से भी संबंधित बात करेंगे। तो पहले समतल दर्पण आपको समझाते हैं, पहला पॉइंट क्लियर करते हैं, आइए बढ़ते हैं समतल दर्पण में। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगाइए सभी लोग, अपनी कॉपी पे लिखिएगा समतल दर्पण। पहला पॉइंट क्लियर करने की बारी, समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। अरे मजा आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ, पढ़ने में मजा आने का मतलब यह है कि इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। है ना? सही बात, सही बोल रहे हैं। तो भाई समतल दर्पण प्लेन मिरर जिसे आप रोज देखते हो, आप अपना खूबसूरत सा चेहरा लेके खड़े होते हो, हाय हाय आज तो कहर ढा देंगे, आज सबकी निगाहें हमारी तरफ होंगी, वही वही प्लेन मिरर की बात करेंगे, है ना? वही प्लेन मिरर की हम लोग बात करेंगे, समतल दर्पण, प्लेन मिरर।
तो अब प्लेन मिरर की बात आई तो ये क्या होता है भाई, जो आपने दर्पण की बात लिखी, ये एक समतल तल होता है जिसके एक तरफ ऐसा, लेकिन इसमें समतल शब्द जोड़ देंगे। यह एक कांच का समतल समतल कांच की समतल प्लेट होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कांच की समतल प्लेट जिसके एक भाग में कलई लगी होती है। कलई लगी होती है। अब ये नहीं कहिएगा सर हमारे बुक में दूसरी तरह से डिफिनीशन लिखी हुई है, हमने हाई स्कूल में दूसरी तरह से लिखा हुआ था। ये सब नहीं, खुद से लिखे हैं। देखिए आपका भावार्थ स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी नहीं गलत करेगा। मैं कहता हूँ आप खुद इतने समझदार हैं, आप ही नहीं गलत करेंगे कि हाँ सर बिल्कुल कांच जैसा होता है वैसा ही। किताबों में आगे पीछे करके थोड़ी सी डिफिनीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक किताब वाला देखेंगे दूसरी तरह, दूसरी किताब देखेंगे दूसरी तरह, यही तो होती है भिन्नता। तो हम खुद एक किताब बना सकते हैं, आप खुद एक किताब बना सकते हैं, बात खत्म है ना। बस भाव एक रहने चाहिए। तो यह एक कांच की समतल प्लेट जिसके एक भाग में कलई लगी होती है, समतल प्लेट होती है, इतना लिखे। आप देखो कुछ लोग कहेंगे सर साफ कर दिए, आपने तो गलत कर दिया। अरे भाई समतल प्लेट होती, और लिख लो हमारे साथ और लिख लो हमारे साथ। यह एक कांच की समतल प्लेट होती है जिसके एक भाग में कलई, इसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। वो गलत नहीं था, हम उसमें भी जोड़ के परिभाषा बना देते, लेकिन अब आप लोगों को अगर गलत करना था, सर गलत किया तो हम भी गलत कर देंगे। अरे आप अपने मन से बना लेते कि यह एक कांच की समतल प्लेट जिसके एक भाग में कलई लगी होती है, समतल दर्पण होता है, हो गया, यही लिखना था। लेकिन नहीं, अब सर गलत किया तो हम भी गलत करेंगे ना सर, हम छापू सुल्तान हैं, कैसे भूल जाएं इस बात को कैसे भूल सकते हैं छापू सुल्तान। आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों समतल दर्पण की चीजों के इंपॉर्टेंट बात में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले समतल दर्पण बनता कैसा है, तो ई बाबू रहा समतल दर्पण, ये रहा, सुम 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 सुम, ये है समतल दर्पण। इस तरफ क्या है, परावर्तक तल है। ये क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ये प्यारे बच्चों क्या रहेगा, परावर्तक तल है। मतलब यहीं से प्रकाश किरणें परावर्तित हो सकती हैं। परावर्तक, ये क्या होगा, कलई, ये क्या होगा, कलई। परावर्तक तल कलई। इस तरफ दूसरे भाग में जो पेंट होता है, सिंपल सा पेंट, किसी गड्ढे कलर का कलई हो गया, समतल दर्पण परावर्तक तल। अब बात ये आई कि सर ये तो गोली दर्पण जैसा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, इसकी त्रिज्या बताओ किधर होगी। ये गोली दर्पण का जैसा तो है नहीं कि गोल गोल घूमेगा तो त्रिज्या होगी। इसलिए प्यारे बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, जो समतल दर्पण की त्रिज्या होती है, ठीक है, समतल दर्पण की त्रिज्या वो कितनी होती है, याद रखिएगा, अनंत होती है। समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। ये प्यारे बच्चों अनंत का चिन्ह है, ये अनंत का इन्फिनिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उसका चिन्ह है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अभी फोकस दूरी शब्द क्या है अभी समझ में आएगा जब मैं परिभाषाएं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोकस दूरी ये होता है कि किसी भी दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस दूरी, ठीक है। लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए, प्रकाश किरणें कहां से आनी चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए। तो वो प्रकाश मुख्य अक्ष क्या है और कैसे आपतित कराना है, वो सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। पहले थोड़ा सा, क्योंकि आप समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ समतल दर्पण से आता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये भी अनंत ही होती है। ये दोनों चीजें अनंत होती हैं, याद रखिएगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बताइए। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु के समान तथा वस्तु के समान और सीधा, वस्तु के समान सीधा आभासी, वस्तु के समान सीधा आभासी। समतल दर्पण से जितनी दूरी पर कोई प्रतिबिंब, कोई वस्तु होगी, उसकी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आइए देखते हैं, इसका मैं आप लोगों को लाइव चीजें दिखाता हूं, ठीक है। देखो कैसे समतल दर्पण की जो प्यारे बच्चों कह सकते हैं वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी है वो समान होती है, ठीक है। यहां पर लिख दूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं, ध्यान सुने। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। बताइए भाई, ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए, इनसे ऑब्जेक्टिव बहुत बार बनता है। मैं कहता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है कि समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, निम्न में से आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दिया रहता है, भैया अनंत होती है, अनंत के लिए क्या पॉजिटिव नेगेटिव। फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। वस्तु के समान सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब के लिए ये है। और समतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के समान होती है।
सर सब कुछ समझ में आ रहा है, वाह, मतलब डाउट नो, जिसका डाउट आया मतलब वो लाइव क्लास में नहीं था, वो चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, वो छापू सुल्तान पकड़ा जाएगा तब, तो तब उसको मैं इस चैप्टर के जो नोट डाउट वाले सेक्शन में उसमें मैं उसको समझाऊंगा डाउट कायदे से। ठीक है, ये टाइम हो गया, निकाल के बाहर निकालो इनको, टाइम हो गया, अभी 2 मिनट बाकी है, फिर भी टाइम हो गया। अरे कम से कम टाइम पूरा हो जाए, 8 वाकई में 8:30 7:30 बज जाए तब हमको कहो टाइम हो गया, 2-3 मिनट बाकी है फिर भी। चले आगे बढ़ते हैं। सर ट्रक के सामने कौन सा दर्पण होता है, दाढ़ी बाल बनाते समय कौन सा दर्पण होता है, सर डॉक्टर कौन सा दर्पण या लेंस प्रयोग करते हैं। सारी बातों के जवाब आप भी जवाब दे देंगे, मजा किरकिरा हो जाएगा भैया, हमारे एग्जाम्पल आप ही सबको भी बता दोगे, बड़े महान बन रहे हो हैं। चलो तो प्यारे बच्चों ये हो गया, आप समतल दर्पण की बात हम कर रहे थे। हाँ, समतल दर्पण से संबंधित कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी भैया रुको, अभी रुको। अच्छा हाँ, तो हम ये कह रहे थे भाई आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं खबर ये अच्छी नहीं है भैया, खबर अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ अमन सर के लिए अच्छी भी खबर है। अमन सर से हमें बात एकदम अचानक से याद आ गई कि अमन सर से जो भी हमारी बात हुई थी भाई होती रहती है। अमन सर का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में AU जिसे बोलते हैं, वहाँ उनका सिलेक्शन हो गया है सर का। सर MSc के लिए वहाँ पर अप्लाई किए थे, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसा कि हम बात भी करते रहते हैं कि आपको हर जगह पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है अच्छे कॉलेज से करने के लिए। तो कैंपस सिलेक्शन हो गया है सर का। वैसे सर अभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, सर गए थे काउंसलिंग के लिए, अब देखो सर कैसे आते हैं, क्योंकि वहाँ बातचीत करके अगर AU कैंपस में रह करके पढ़ना होगा तो हो सकता है सर का पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाए यहाँ पर रह करके पढ़ाने के लिए, हो सकता है। मैं भी अभी हमारी लोगों की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, प्रिंस सर बाहर है क्योंकि तबीयत सर की सही नहीं थी, घर चले गए थे। तो अभी सर पता नहीं क्या सर से क्या बात हुई हो, लेकिन अमन सर अभी आज जब गए तो यही बोले कि सर देखिए काउंसलिंग करा के आते, बड़े खुश भी थे और एक तरफ से दुखी भी थे, मन में सोच रहे थे कि अब पढ़ाने को साथ में कैसे रहेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात ये कर रहे हैं कि अगर AU के प्रोफेसर से बात हो जाए भाई कि हम यहाँ रह करके पढ़ा, आप जो भेजेंगे कंटेंट हम पढ़ लेंगे, ऑनलाइन आपसे पढ़ लेंगे या बीच बीच में हम आपके लेक्चर्स को देखते रहेंगे, तो अमन सर फिर आएंगे। ठीक है, और बाकी जैसा अभी आप लोग इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि अमन सर आएंगे नहीं, अमन सर आएंगे। फिलहाल जो मुझे लगा है अभी तक जो मेरे साथ चर्चा हुई है उसमें तो यही भाई कि हो सकता है अगर काउंसलिंग हो गई, नहीं माने प्रोफेसर, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में रह करके फिर सर MSc के लिए पढ़ाई करेंगे, फिर MSc पढ़ेंगे। ऑलरेडी उनके पास MSc थी, जूलॉजी से थी या शायद की बॉटनी से थी, जो बता रहे थे, लेकिन फिर MSc कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी का अगर भविष्य का सवाल है तो भाई वो आगे बढ़ने से कोई भी क्यों रोकेगा, क्यों कहेगा। फिलहाल हम लोग चाहेंगे कि सर आए तो साथ में पढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा सर की जो भी, क्योंकि अभी हम लोग सब साथ में हैं तो बड़ा एक माहौल अच्छा बन गया, एक अच्छी टीम, टारगेट बोर्ड का परिवार काम कर रहा है, तो उसमें क्या ही कुछ गलत हो, है ना। एक टारगेट बोर्ड का परिवार अच्छे से वर्क कर रहा है बच्चों के लिए, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो तभी बेहतर है। तो ये एक तरफ से कह सकते हैं हम, और सिर्फ आपके लिए नहीं, हम पूरी टीम के लिए एक तरह से अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अमन सर के लिए बात करें तो उनके लिए अच्छी खबर है भी, उनके लिए अच्छी भी खबर है ना। क्योंकि अगर कोई जीवन में आगे बढ़ रहा है, कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो और अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये काम तो है भाई पढ़ाने वाला है, मेहनत करते रहना है, आप अच्छे शिक्षक तब प्रोग्रेस होता रहेगा, लेकिन आप पढ़ने के लिए तो फिर समय देना पड़ेगा ना पढ़ाई में। तो MSc एक हाई क्लास, समझ है। तो ये चीज़, बाकी आप लोग के लिए भाई प्रिंस सर ने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है कि कहीं दिक्कत हो आपको, आप लोगों का 12th है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अगर अमन सर जैसे ही जवाब देते हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, प्रिंस सर खुद ही बात करेंगे अगर ये प्रोफेसर से कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप अगर कुछ कहें तो भाई हो जाए काम। तो अगर वैसा भी नहीं हो पाता है तो फिर शायद होगा ये कि कोई दूसरे टीचर की व्यवस्था की जाएगी, आप लोगों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। फ्यूचर सबका भाई इंपॉर्टेंट है, अमन सर का इंपॉर्टेंट अमन सर के लिए है, आपका इंपॉर्टेंट आपके माता पिता के लिए, प्लस प्रिंस सर के लिए भी है, क्योंकि आपने विश्वास दिखाया, आप टारगेट बोर्ड पर भरोसा करते हैं, तो कोई ना कोई टीचर की तो व्यवस्था तुरंत ही है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन के लिए बहुत सारे टीचर आए हुए हैं, बहुत सारे टीचर अप्लाई किए हुए हैं, बहुत सारे टीचर का सिलेक्शन हो भी गया, डेमो भी, ट्रेनिंग भी चल रही है, तो एक से एक अच्छे टीचर हैं, 2-2 टीचर लगभग हर सब्जेक्ट के सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से कोई भी टीचर आपके सामने होगा। ठीक है, रोना आ गया तो रोना तो जायज़ है, हमें भी इस बात की कोई बहुत खुशी नहीं है कि अमन सर जा रहे हैं तो बहुत खुश है, बताया, इसलिए हम बात की चर्चा नहीं करना चाहते थे। और मुझे अभी कोई इसका मैं बोल दिया हूँ, पता नहीं प्रिंस सर क्या बोलेंगे, अभी प्रिंस सर से कोई बात भी नहीं है, क्योंकि इस बात की चर्चा करनी नहीं थी, मुझे पता था बच्चे हर्ट होंगे, लेकिन प्यारे साथियों ये हर्ट होने का विषय भी है और साथ में खुशी का भी ये विषय है कि अमन सर का सिलेक्शन किसी और अच्छे संस्थान में पढ़ने के लिए हुआ है। ठीक है, लोग सपने देखते हैं कि हम किसी कैंपस सिलेक्शन में जाके MSc करें। ठीक है, तो परेशान कोई नहीं होइएगा, अभी अमन सर का ये 50-50 चांस है, आते हैं तो पढ़ाएंगे और नहीं आते हैं तो कोई नया टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, और आप बधाई दीजिएगा कि सर ठीक है, हर्ट आप अपना, आपका इमोशनल है, आपका लगाव है, आपका स्नेह है सर के लिए, और बाकी ठीक है आपका संस्थान जो है वो आपके भरोसे पर खरा उतरेगा, तुरंत जो शिक्षक हैं ऑफलाइन में उनको कोई ना कोई आपको पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, तो खुश रहे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना इमोशन अपने पास रखिए, नहीं तो अमन सर को भी लगेगा कि हम कहीं से बुरा करके आ रहे हैं क्या, जो बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ आधे सेशन से छोड़ना किसी भी टीचर के लिए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन छोड़ना एक ये हो जाएगा कि भाई ऐसे टाइम पे एडमिशन ही होते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा ही। इससे बेहतर है कि भाई अभी तो आप चेहरे पर स्माइल रखें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रिंस सर कब आएंगे? कल संडे है, कल तक वैसे ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो सुधार है, वैसे चलने में ही दिक्कत हो रही थी, मतलब चलते थे तो पूरा शरीर खिंचाव था, तो हाथ में पूरी चोट थी, तो जैसे वो काम करते बन नहीं रहा था। फिलहाल अब ठीक है, स्वस्थ होकर के जैसे ही तो आपके सामने आएंगे। ठीक है सर, अमन सर जैसा टीचर नहीं मिलेगा, बिल्कुल जो जिस टीचर की क्वालिटी है वो उसके साथ होती है, हर जैसा टीचर नहीं मिल पाता है, लेकिन उससे बेहतर, उससे अच्छा या उसके समथिंग टीचर अच्छा जरूर आएगा, आपके लिए कभी गलत नहीं होगा। वो टीचर अच्छा है क्योंकि वो हमारी पेशेंस है, हमारी भावनाएं हैं, उनके साथ जुड़े जाते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, जुड़ जाते हैं ना, इसलिए सर मुझे अमन चाहिए, बिल्कुल हमें भी तो चाहिए, हमारी टीम के साथ हम लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो हमें अमन सर चाहिए, समझ गए।
चलो तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग दर्पण के और विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, कल मिलेंगे। और मस्त लगा करके पढ़ाई करते रहें। जो भी है, कल संडे है, आप लोग आराम से रिवाइज कीजिएगा। और हाँ, मैराथन क्लास में आना नहीं भूलिएगा। कल है इंग्लिश का महा मैराथन। दीपक सर एकदम करता करता उड़ा देंगे, ठीक है। इतना इंग्लैंड का कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा जितना दीपक सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल जुड़ना मत भूलिएगा महा मैराथन क्लास में, समय से दोपहर 10 बजे उपस्थित रहिएगा। आज विदा लेते हैं, मन लगा करके फिजिक्स को भी पढ़ ही लीजिएगा, डाउट कोई नहीं रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।